हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है गोल्ड स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, पिछले अध्याय में हम लोगों ने मूल अधिकार कितने हैं, मूल अधिकार से रिलेटेड जो भी बातें हैं जो एग्ज़ाम में लिखने के लिए बोले जाते हैं, आंसर राइटिंग, साथ ही जो एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस पर पूरे डिटेल में मूल अधिकार के बारे में जान लिए हैं। तो अब बारी बारी से मूल अधिकार, जितने मूल अधिकार है उसका अनुच्छेद, उसका कहाँ यूज है, किस प्रकार से उसका हनन होने पर अब कहाँ जा सकते हैं, जिसमें समानता का अधिकार में कौन कौन से अधिकार आते हैं, और 12 से लेकर के जो 35 तक अनुच्छेद जैसा कि जानते हैं कि मूल अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण। तो इसका क्या मतलब है या इसको कहाँ पे यूज होता है? तो इसका अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से मतलब समान विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी नागरिक, सब पर यह अधिकार लागू होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द के विविधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक नियम, कंपनियों, पंजीकृत समितियां या किसी भी अन्य तरह के विधिक व्यक्ति सम्मिलित होगा। मतलब इसमें बात कहा गया है कि कोई भी विधि के समक्ष जो होगा सारे के समान होगा। वो आपको पंजीकृत समिति हो, कोई कंपनी हो या किसी व्यक्ति हो या विदेशी नागरिक हो। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों का समान संरक्षण को अमेरिका संविधान से लिया गया है। तो देखिए, ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है जो एग्जाम में काफ़ी पूछे गए हैं कि जो देखिए विधि के समक्ष समता कहाँ से है, तो ब्रिटिश से, और विधि के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहले संदर्भ में शामिल है जिसमें किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। उसके बाद है साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार। उसके बाद है कोई व्यक्ति जो अमीर, गरीब, ऊंच नीच, अधिकारी, गैर अधिकारी, उसके ऊपर ये है जो आपको विधि लागू नहीं होगा। मतलब इस पे ऊपर नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि लागू नहीं होगा। मिस्टेक हो गया दोस्तों, कि उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, वो ऊंचा नीचा, गैर अधिकारी, अधिकारी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये विधि के समक्ष सारे समान होंगे। दूसरे संदर्भ में निहित है कि विधि द्वारा जो प्रदत्त मतलब दिए गए विशेषाधिकार, अध्यारोपित दायित्वों दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समता। बतला है क्या है, मतलब विधि द्वारा जो दिया गया है या अध्यारोपित किया गया है उसके दायित्व को समान परिस्थितियां के अंतर्गत व्यवहार समता, मतलब व्यवहार के समक्ष समता, सारे के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है और बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इस तरह पहला नकारात्मक संदर्भ जबकि दूसरा सकारात्मक संदर्भ, हालांकि दोनों का उद्देश्य विधि, अवसर और न्याय की समानता है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि जहां समान एवं असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता हो, अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता। यद्यपि अनुच्छेद 14 की श्रेणी विधान को अस्वीकृत करता है, यह विधि द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं और लेन देन दोनों के तर्क संगत वर्गीकृत को स्वीकृत करता है। लेकिन वर्गीकृत विवेक शून्य, बनावटी नहीं होना चाहिए, बल्कि विवेकपूर्ण, सशक्त और पृथक होना चाहिए। तो उच्चतम न्यायालय क्या है कि जहाँ क्या होगा, समान असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता है, वहाँ पे क्या है, अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत क्या होता है, विधि द्वारा व्यक्ति, वस्तुओं, लेन देन, वर्गीकृत को व्यक्ति को स्वीकृत करता है, और वर्गीकृत जहाँ पे क्या हो,
वर्गीकृत विवेक शून्य हो बल्कि बनावटी नहीं हो, तो बल्कि ये क्या होगा, सशक्त और पृथक होना चाहिए। उसके बाद है विधि का शासन। देखिए, विधि का शासन ब्रिटिश न्यायवादी एबी डायसी का मानना है कि विधि के समक्ष समता का विचार विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। इस संबंध में उन्होंने निम्न 3 अवधारणाएं प्रस्तुत की है। इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति, अर्थात किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता। विधि के समक्ष समता अत्यावश्यक है। कोई व्यक्ति गरीब, ऊंचा नीचा कानून के ऊपर नहीं है, मतलब कोई व्यक्ति अधिकारी या ऊंचा नीचा हो उसके ऊपर यह नहीं होता है, डिपेंड नहीं करता है विधि के समक्ष। व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता, अर्थात संविधान में व्यक्तिगत अधिकार परिणाम है, जैसा कि न्यायालय द्वारा इसे परिभाषित किया गया है और लागू किया गया है, ना कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। पहले एवं दूसरे कारक ही भारतीय व्यवस्था में लागू हो सकते हैं, तीसरा नहीं। भारतीय व्यवस्था में संविधान ही भारत में व्यक्तिगत अधिकार का स्रोत है। सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लेखित विधि का शासन ही संविधान का मूल तत्व है, इसीलिए इसी किसी भी तरह यहाँ तक कि संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद है समता के अपवाद। देखिए, विधि के समक्ष समता का नियम पूर्ण नहीं है तथा इसके लिए कई संवैधानिक निषेध एवं अन्य अपवाद है। इनका वर्णन इस प्रकार है, जिसमें पहला, भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपाल निम्न शक्तियां प्राप्त है। अनुच्छेद 361 के तहत, मतलब राज्यपाल और राष्ट्रपति का, जैसा कि जानते हैं कि राज्य में प्रधान राज्यपाल होता है, देश में प्रधान राष्ट्रपति होता है, तो उसके लिए अंतर्गत निम्नलिखित शक्तियां हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी भी कार्य या लिए गए किसी भी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। इसके लिए केवल कौन सा न्यायालय है, तो सुप्रीम कोर्ट है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पद अवधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडित, मतलब उस पर अगर केस भी हो जाए तो उस पर जो कार्रवाई प्रारंभ चालू नहीं रखी जा सकती। राष्ट्रपति या राज्यपाल की पद अवधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय में कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक वो अपने पद पे हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य से किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में दीवानी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हाँ, यदि इस प्रकार कोई मुकदमा चलाया जाता है तो उन्हें सूचना देने के 2 माह बाद ही ऐसा किया जा सकता है, मतलब 2 माह के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति यदि संसद के या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों या दोनों सदनों में से किसी एक की सत्य कार्यवाही से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में या रेडियो टेलीविज़न में करता है तो उस पर किसी भी प्रकार की दीवानी या फौजदारी मुकदमा देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकेगा, अनुच्छेद 361 के क के तहत। तीसरा है संसद मतलब जो देश के सांसद होते हो या उसकी किसी भी समिति के सदस्य, मतलब समिति में संसद के किसी भी सदस्य द्वारा कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, 105 के तहत। आप समझ गए होंगे। उसके बाद राज्य विधानमंडल में भी वही बात है कि राज्य विधानमंडल में या उसकी किसी भी समिति में विधानमंडल के सदस्यों द्वारा कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, अनुच्छेद 194 के तहत। अनुच्छेद 31 के ग, अनुच्छेद 14
का अपवाद है। मतलब ये दोनों 31 का ग है, अनुच्छेद 14 का क्या है, अपवाद है। इसके अनुसार किसी राज्य विधानमंडल द्वारा नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन के संबंध में यदि नियम बनाया जाता है जिसमें अनुच्छेद 39 की उपधारा ख या ग का समावेश हो तो उसे आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे विवेक 14 का उल्लंघन करते हैं। इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि जहां अनुच्छेद 31 का ग आता है वहां अनुच्छेद 14 चला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विदेशी संप्रभु शासक, राजदूत एवं कूटनीतिक व्यक्ति दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे से मुक्त होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसकी एजेंसियां को भी कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है। कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। देखिए, अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। इसमें दो कठोर शब्द की व्यवस्था है, विभेद और केवल। विभेद का अभिप्राय किसी के विरुद्ध विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसके पक्ष में न रहना। केवल शब्द का अभिप्राय है कि अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 की दूसरी व्यवस्था में कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन स्थान में प्रवेश या पूर्णता या भागता राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, दायित्वों, निर्वहन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यह प्रावधान राज्य एवं व्यक्ति के दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है, जबकि पहले प्रावधान केवल राज्य के विरुद्ध प्रतिषेध वर्णन करता है। विभेद के प्रतिषेध इस सामान्य नियम के 3 अपवाद हैं। राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे। उदाहरण के लिए स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था एवं बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था शामिल है। राज्य को इसकी अनुमति होती है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करे। उदाहरण के लिए विधानमंडल में सीटों का आरक्षण या सार्वजनिक शैक्षणिक संस्था में शुल्क में से छूट शामिल है। राज्य को यह अधिकार है कि वह सामाजिक एवं शैक्षणिक से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए छूट संबंधित कोई नियम बना सकता है। ये शैक्षणिक संस्थान राज्य के अनुदान प्राप्त निजी या अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। अंतिम प्रावधान को संविधान 93 संविधान संशोधन 2005 द्वारा शामिल किया गया। इस प्रावधान को क्रियान्वयन केंद्र सरकार के केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान मतलब प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 में पारित किया, जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 27 सीटें आरक्षित की गई। इसमें IIT, IIM जैसे संस्थान भी शामिल है। अप्रैल 2008 में उच्चतम न्यायालय ने क्या किया कि दोनों अधिनियमों की वैधता पर मुहर लगा दी, लेकिन न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह आदेश दिया कि वह इसमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत का पालन करे। क्रीमी लेयर पिछड़े वर्ग के विभिन्न तबकों के छात्र क्रीमी लेयर में आते हैं, जिन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब आप क्रीमी लेयर समझ गए होंगे। क्रीमी लेयर कौन कौन से आते हैं और इसका संवैधानिक पद
धारण करने वाले व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। वर्ग ए या ग्रुप बी की सेवा क्लास 2 अधिकारी जो केंद्रीय या राज्य सेवा में है। इसके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, बैंकों, बीमा कंपनियों, विश्वविद्यालय आदि में पदस्थ समकक्ष अधिकारी आदि यह नियम निजी कंपनियों में कार्यरत अधिकारी पर भी लागू होता है। सेना में कर्नल या उससे ऊपर के रैंक का अधिकारी या नौसेना में, वायुसेना में अर्ध सैनिक बलों के समान रैंक का अधिकारी, ये सब क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद डॉक्टर, अधिवक्ता, इंजीनियर, कलाकार, लेखक, सलाहकार आदि इस प्रकार के पेशेवर हैं। व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग में लगे व्यक्ति, समझ गए होंगे। शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के पास भवन तथा जिनके पास एक निश्चित सीमा से अधिक कृषि भूमि या रिक्त भूमि रखने वाले, जिन लोगों को सालाना आय 4.5 लाख से अधिक है या जिनके पास एक छूट सीमा से अधिक संपत्ति है, मतलब ये 8 लाख कर दिया गया है। 1993 जबकि मलाईदार परत हदबंदी लागू की गई है, यह 1 लाख थी। बाद में 2004 में इसे बढ़ा करके 2.5 लाख, 2008 में 4.5 लाख एवं 2013 में 6 लाख, अभी 8 लाख कर दिया गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अफसर की समता होगी। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के स्थान के आधार पर राज्य के किसी भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता का साधारण 3 नियम उसके अपवाद हैं। एक में संसद किसी भी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है, जैसा कि सार्वजनिक रोजगार अधिनियम 1957 में कुछ वर्ष बाद 1974 में इसको समाप्त हो गया। इस समय आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में यह व्यवस्था नहीं है। राज्य की नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिनका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। विधि के तहत किसी संस्था या इसके कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है। मंडल आयोग और उसके परिणाम। देखिए मंडल आयोग क्या था। वर्ष जब 1979 में मोरारजी देसाई ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन संसद के बीपी मंडल सदस्य जो थे बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया। अनुच्छेद 340 के तहत संविधान पिछड़े वर्गों के लोगों की शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति को जांच करते हुए उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की और 3743 जातियों की पहचान की जो सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार से पर पिछड़ी थी। जनसंख्या में उनका हिस्सा करीब 52% था, जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति शामिल नहीं है। आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए मतलब लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की। इस तरह संपूर्ण आरक्षण जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों के 50% हो गया। 10 वर्ष पश्चात 1990 में बीपी सिंह सरकार ने सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए लोगों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा कर दी। दोबारा 1991 में नरसिंह राव सरकार ने 2
दो परिवर्तन प्रस्तुत किए, जिसमें 27% पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों को प्रमुखता जैसे आर्थिक आधार पर आरक्षण और 10% का अतिरिक्त आरक्षण गरीबों के लिए जो आर्थिक रूप से पिछड़े, विशेष रूप से उच्च जाति में आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए भी व्यवस्था कर दी गई। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में जो 10% आरक्षण जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको में भी आपको अभी देखने को मिलता है। प्रसिद्ध मंडल केस 1992 में अनुच्छेद 16(4) स्वीकार विस्तार एवं व्यवस्था पिछड़े वर्गों के पक्ष में जिस रोजगार आरक्षण की व्यवस्था की गई उसकी परीक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया। यद्यपि न्यायालय ने उच्च जातियों के खास वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया, फिर भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुछ शर्तों के साथ 27% आरक्षण की व्यवस्था संवैधानिक वैधता को बनाए रखा। अन्य पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर से संबंधित लोगों को आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा जाना चाहिए। प्रोन्नति में कोई आरक्षण नहीं। आरक्षण की व्यवस्था केवल शुरुआती नियुक्ति के समय होना चाहिए। पदोन्नति के लिए कोई खास आरक्षण केवल 5 वर्षों तक ही लागू रह सकता है 1997 के तहत। उसके बाद है कि केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षित कोटा 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह नियम प्रत्येक वर्ष लागू होना चाहिए। आगे ले जाने का नियम, जिसको कैरी फॉरवर्ड नियम, रिक्त पदों मतलब बैकलॉग के लिए वैध रहेगा, लेकिन इसमें 50% के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। समझ रहे होंगे बातों को। अन्य वर्गों की सूची में अति जोर या न्यून जोर के परीक्षण के लिए एक अस्थायी गैर विधायी इकाई होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त व्यवस्था के बाद सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए, जिसमें अन्य पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन समिति का गठन किया गया। इसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। संसद के एक अधिनियम 1993 में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। यह नौकरी आरक्षण के उद्देश्य से सूची में नाम जोड़ने व निकालने पर विचार करता है। प्रोन्नति में आरक्षण को समाप्त करने के मामले में 77 संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के पास कराया गया। इसने अनुच्छेद 16 में नई व्यवस्था जोड़ी। इसके तहत राज्य को शक्ति प्रदान की गई कि राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में राज्य के अंतर्गत सेवाओं में अनुसूचित जाति को प्रोन्नति आरक्षण दिया जा सकता है। 2001 का 85वां संविधान संशोधन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सरकारी सेवक हेतु आरक्षण नियम के तहत प्रोन्नति के मामले में परिणामिक वरिष्ठता की व्यवस्था करता है। इसे पूर्वगामी जून 1955 से प्रभावित किया गया। बैकलॉग रिक्तियां के संबंध में निर्णय को 81वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के तहत रद्द कर दिया गया। इसने अनुच्छेद 16 में एक व्यवस्था को जोड़ा। इसमें राज्य ने रिक्त आरक्षित पदों को अनुवर्ती वर्षों में भरने के लिए शक्तिशाली बनाया। इस तहत आरक्षित वर्गों को उस वर्ग के जिसमें भर्तियां हुई साथ ही नहीं जोड़ा गया, ताकि आरक्षण की 50% की सीमा पालन किया जा सके। संक्षेप में इसने बैकलॉग रिक्तियां में आरक्षण की 50% सीमा समाप्त कर दिया। और हाल ही में आप लोग जानते हैं कि 76वां संविधान संशोधन 1994 में तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 9वीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा के तहत 69% आरक्षण को 50% स्थान पर स्थापित कर दिया गया।
तो जैसा कि अभी जानते हैं कि फिर 10% आरक्षण जो बढ़ गया है सो। अगला है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी न्यूनगत्या को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। 1976 में अपराध मतलब अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में मूलभूत संशोधन किया और इसको नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 दिया गया तथा इसमें विस्तार कर दंडित उपबंध और सख्त बनाए गए अधिनियम में अस्पृश्यता के प्रत्येक प्रकार को समाप्त करते हुए अनुच्छेद 17 में यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई। अस्पृश्यता शब्द को न तो केवल संविधान और न ही अधिनियम को परिभाषित करता है। हालांकि मैसूर उच्च न्यायालय के तहत 17 के इस मामले में व्यवस्था दी गई है कि शाब्दिक एवं व्याकरणीय समक्ष से परे इसका प्रयोग ऐतिहासिक है। इसका संदर्भ है कि कुछ वर्गों के कुछ लोगों को उनके जन्म एवं कुछ जातियों के आधार सामाजिक निर्णयों गत्या, अतः यह कुछ व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार और धर्म संबंधी सेवाओं इत्यादि को बहिष्कार नहीं है। जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। इसके तहत 6 माह का कारावास, 500 रुपये दंड अथवा दोनों शामिल जो व्यक्ति इसके तहत दोषी करार दिया जाए उसे संसद या राज्य विधानमंडल चुनाव के लिए आयोग करार देते हुए मतलब करार देने की व्यवस्था की गई। जैसा कि जानते हैं यह अधिनियम निम्नलिखित अपराध मानता है। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश को से रोकना या कहीं पर पूजा से रोकना। दूसरा, परंपरागत धार्मिक दार्शनिक या अन्य आधार पर छुआछूत न्यायोचित ठहराना या अस्पृश्यता का अर्थ छुआछूत है। किसी दुकान, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश से इनकार। अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति को बेइज्जती करना। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों या हॉस्टल में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश से रोकना। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना। किसी व्यक्ति को सम्मान, बिक्री या सेवाओं देने से रोकना। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि निजी व्यक्ति और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि इस अधिकार को हनन रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। मतलब क्या है, यह राज्य के संवैधानिक दायित्व दे दिया। उसके बाद है उपाधियों का अंत। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 18 में है कि उपाधियों का अंत करता है। इस संबंध में 4 प्रावधान किए गए हैं। यह निषेध है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यह निषेध करता है कि मतलब भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। जैसा कि जानते हैं राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाले व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। उपरोक्त प्रावधान में यह स्पष्ट किया गया है कि औपनिवेशिक राज्य के समय दिए जाने वाले वंशानुगत पद जैसे महाराजा, राज बहादुर राय बहादुर, राज साहब, दीवान बहादुर आदि को अनुच्छेद 18 के तहत प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि ये सब राज्य के समक्ष समानता का अधिकार के विरुद्ध है।
मतलब ये सब महाराजा का उपाधि, राज बहादुर का राय सावन, दीवान बहादुर, इस तरह के उपाधि के विरुद्ध हैं। 1996 में उच्चतम न्यायालय ने जिन उपलब्धियों की संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया था उसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये पुरस्कार उपाधि नहीं है तथा अनुच्छेद 18 में वर्णित प्रावधान का इनसे उल्लंघन नहीं होता। इस तरह की समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है। हालांकि यह भी व्यवस्था की गई कि पुरस्कार पाने वाले को नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अन्यथा उन्हें पुरस्कारों का त्यागना होगा। मतलब कोई है ना कि कहेगा कि भारत रत्न सम्मानित पुरुष आगे नहीं लगा सकता, इस तरह के मतलब या पीछे नहीं लगा सकता है। इन राष्ट्रीय पुरस्कारों की संस्थापना 1954 में हुई। 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी में उनका क्रम तोड़ दिया, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा उन्हें इसे पुनः प्रारंभ कर दिया गया। मतलब क्या हुआ, इसकी स्थापना जो होगा पुरस्कारों की संस्थापना का 54 में हुई। सब मोरारजी की सरकार बनी 1977 में, नेतृत्व उनका क्रम को क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया। फिर इंदिरा गांधी की सरकार आई तो फिर से बन गया, प्रारंभ हो गया। स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए स्वतंत्रता के अधिकार में पहला क्या है का पहला पॉइंट है 6 अधिकारों की रक्षा करना, जिसमें अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को 6 अधिकार की गारंटी देता है। देखिए पहला है, याद करना काफ़ी आसान है, वाक एवं अभिव्यक्ति मतलब बोलने की स्वतंत्रता। उसके बाद है बोलने की जब स्वतंत्रता मिल जाएगा मतलब आवाज़ उठाने की, तो शांतिपूर्व या निरायुक्त सम्मेलन स्थापित करना, मतलब 4 अधिकार, 4 आदमी 5 आदमी मिल करके सम्मेलन बैठा सकते हैं। उसके बाद अगर उसको चलाने के लिए, वो अधिकार को मांग करने के लिए हम लोग क्या संघ या संगम सहकारी समिति बनाने का भी अधिकार है। अनुच्छेद 19 के 1, 2 या ABC करके ध्यान रखना है। 4 में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज़ संचरण का अधिकार, मतलब जैसे कि अब हमको क्या है कि मिल गया अधिकार सम्मेलन वाले संघ बनाने का, तो संघ लेकर के हम पूरे भारत के राज्य क्षेत्र सर्वत्र मतलब हर जगह जा सकते हैं, बस सकते हैं। उसके बाद है भारत के राज्य के किसी भी भाग में घूमने बस जाने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति को जब बस जाएगा तो उसको खाने पीने के लिए चाहिए, तो समझ रहे होंगे कि कोई भी व्यक्ति व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। मूलतः अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, लेकिन संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने, बेच देने का अधिकार को 1978 में 44वां संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया। इन 6 अधिकारों को रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में न कि निजी मामले में, अर्थात अधिकार केवल नागरिकों और संपत्ति के शेयरों धारकों के लिए है, न कि विदेशी या कानूनी लोगों जैसे कंपनियों या परिषदों के लिए। राज्य इन 6 अधिकारों पर अनुच्छेद 19 में उल्लेखित आधारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या क्या आते हैं, देखिए। यह प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छिपे हुए मामले पर स्वतंत्रता देता है। उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है। देखिए, अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार। उसके बाद है प्रेस की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 1 में 19 के में उस ध्यान रखना है। प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, मतलब अगर टैप कर लिया था उसके विरुद्ध अधिकार दिया गया है। प्रसारित करने का अधिकार, अर्थात सरकार में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक अधिकार नहीं होना चाहिए। 6 में किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार। 7 में है सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार, शांति का अधिकार,
किसी अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं। राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। यह प्रतिबंध लगाने के आधार पर इस प्रकार है, कौन कौन से देखिए। भारत की एकता एवं संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य से मित्रवत संबंध, सार्वजनिक आदेशों, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की आवागमन, किसी भी अपराध में सम्मिलितता आदि। अब अगला है शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। इसमें क्या क्या आते हैं देखिए। किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्ण संगठित होने का अधिकार है। इसमें शामिल सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन। इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किया जा सकता है। यह व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन एवं सार्वजनिक शांति भंग के लिए नहीं है। इस अधिकार में हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। उसके बाद है राज्य संगठित होने का अधिकार पर दो अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। भारत की जब एकता एवं अखंडता, सार्वजनिक आदेश सहित संबंधित क्षेत्रों में यातायात नियंत्रण। आपराधिक व्यवस्था धारा 144 1973 के अंतर्गत एक न्यायाधीश किसी संगठित बैठक को किसी व्यवधान के खतरे के तहत रोक सकता है। इस रोकने का आधार मानव जीवन के लिए खतरा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सार्वजनिक जीवन में व्यवधान या दंगा भड़काने की खतरा भी हो तो धारा 144 लग जा सकता है। भारतीय दंड संहिता 141 के तहत 5 या उससे अधिक लोगों को संगठन गैर कानूनी हो सकता है यदि किसी कानूनी प्रक्रिया का अवरोध हो, कुछ लोगों की संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा हो, किसी आपराधिक कार्य की चर्चा हो, किसी व्यक्ति पर गैर कानूनी काम के लिए दबाव और सरकार या उसके कर्मचारियों को उनकी विधियां शक्तियां के प्रयोग हेतु धमकाना। अगला पॉइंट है संगम या संघ बनाने का अधिकार। इसमें क्या है, सभी नागरिकों को सभा एवं संघ अथवा सहकारी समिति गठित करने का अधिकार होगा। इसमें शामिल कौन कौन सी बातें हैं, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है, कंपनी बनाने का अधिकार है, साझा फर्म, समिति, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन, लोगों की अन्य इकाई बनाने का भी अधिकार प्राप्त है। न कि केवल संगम या संघ बनाने का अधिकार प्रदान करता है बल्कि उनके नियमित रूप से संचालन करने का भी अधिकार प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह संगम या संघ बनाने के या उसमें शामिल होने के नकारात्मक अधिकार को शामिल करता है। इस अधिकार पर राज्य द्वारा युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके आधार पर भारत की एकता एवं संप्रभुता, सार्वजनिक आदेशों एवं नैतिकता, इन प्रतिबंधों का आधार है कि नागरिकों को कानूनी प्रक्रियाओं के तहत कानून समस्त उद्देश्यों के लिए संगम या संघ बनाने का अधिकार है। तथापि किसी संगम की स्वीकारोक्ति मूल अधिकार नहीं है। अगला है उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि श्रम को संगठनों को मोल भाव करने, हड़ताल करने एवं तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है। हड़ताल के अधिकार को उपयुक्त औद्योगिक कानून के तहत नियंत्रित किया जा सकता है। उसके बाद है आवाज़ संचरण की स्वतंत्रता। मतलब यह स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को देश में किसी भी हिस्से में संचरण का अधिकार प्रदान करता है। वह स्वतंत्रता पूर्वक एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य में एक दूसरे से दूसरे स्थान तक घूम सकता है, मतलब संचरण कर सकता है। यह अधिकार इस बात को बल देता है कि भारत के सभी नागरिकों के लिए एक है। भारत जो है सभी नागरिकों के लिए एक है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देना, न कि संकीर्ण करना, छोट करना। इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने का दो कारण है, आम लोगों का हित और किसी अनुसूचित जाति की सुरक्षा या हित। जनजाति क्षेत्रों में बाहर के लोगों के प्रवेश को उसकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज, जनजातीय प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित किया गया है।
किया जा सकता है ताकि उनका शोषण न हो सके। समझ गए होंगे कि जो जिनका भाषा संस्कृति उसको अति ना हो वहाँ पे नहीं बच सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने इसमें व्यवस्था दी कि किसी वेश्या संचरण के अधिकार को सार्वजनिक नैतिकता एवं सार्वजनिक के स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। बम्बई उच्च न्यायालय ने एड्स पीड़ित व्यक्ति के संचरण पर प्रतिबंध को वैध बताया है। संचरण की स्वतंत्रता दो भाग है, एक तो आंतरिक मतलब देश में जब निर्बाध संचरण, और बाह्य जो देश से बाहर घूमने का अधिकार तथा देश के वापस आने का अधिकार अनुच्छेद 19 के मात्र पहले भाग की रक्षा करता है। दूसरे भाग में अनुच्छेद 21 मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार व्याख्यात करता है। तो समझ गए होंगे कि जो बाहर आंतरिक देशों में है तो अनुच्छेद 1 करता है, और बाहर में जाने आने का मतलब आकर के दैहिक प्राण की स्वतंत्रता 21 में है उसको करता है। अगला पॉइंट है निवास का अधिकार। अब देखिए, हर नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार को दो भाग है, देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार, इसका तात्पर्य कि कहीं भी अस्थायी रूप से रहना, देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार, इसका तात्पर्य है वहाँ घर बनाना एवं अस्थायी रूप से बसना। इसके बाद है यह अधिकार देश के अंदर कहीं जाने आंतरिक अवरोध का समाप्त करता है। यह राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करता है और संकीर्ण मानसिकता को महत्व प्रदान नहीं करता। राज्य इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध दो आधारों पर लगा सकता है, विशेष रूप से आम लोगों के हित में और अनुसूचित जनजाति के हित में। जनजाति क्षेत्रों में उनकी संस्कृति, भाषा एवं रिवाज के आधार पर बाहर से के लोगों को प्रवेश प्रतिबंधित किया जा सकता है। देश के कई भागों में जनजातियों को अपनी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अपने रिवाज एवं नियम कानून को बनाने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने कुछ क्षेत्रों को लोगों को घूमने पर प्रतिबंधित लगाया है, जैसे वैश्या या पेशेवर अपराधी को घूमने पर क्या है प्रतिबंध लगा दिया है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने। उपरोक्त प्रावधान में से यह स्पष्ट है कि निवास का अधिकार एवं घूमने के अधिकारों का कुछ विस्तार भी किया जा सकता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उसके बाद है व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। देखिए, सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, पेशा अपनाने एवं व्यापार शुरू करने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार बहुत विस्तृत है क्योंकि यह जीवन निर्वहन हेतु आय संबंधित है। देखिए, राज्य में सार्वजनिक हितों में इसके प्रयोग पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य को यह अधिकार है कि वह किसी पेशे या व्यवसाय के लिए पेशेगत या तकनीकी योग्यता को जरूरी ठहरा सकता है। किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्ण आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है। इस प्रकार जब राज्य किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग पर अपना एकाधिकार जताता है तो प्रतियोगिता में आने वाले व्यक्तियों या राज्य के लिए अपने एकाधिकार को न्यायोचित ठहराने की कोई आवश्यकता नहीं। इस अधिकार में कोई अनैतिक कृत्य शामिल नहीं है, जैसे महिलाओं, बच्चों, दुरुपयोग का खतरनाक व्यवसाय, जैसे हानिकारक औषधि जिसमें विस्फोटक आते हैं, हानिकारक औषधि आते हैं। राज्य इन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा सकता है या इनके संचालन के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता कर सकता है। जैसे कि आप जानते हैं गांजा उजा के लिए लाइसेंस चाहिए। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब देखिए, इसमें क्या है, अपराध जब करते हैं उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 20 से किसी भी
अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, कंपनी व या परिषद की कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड के संरक्षण प्रदान करता है। इसके संबंध में 3 व्यवस्थाएं की गई है। पहला तो है कोई पूर्व पद प्रभाव नहीं, कानून नहीं है। कोई व्यक्ति, पहला है किसी व्यक्ति अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय में जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्त विधि अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शक्ति का भाग नहीं होगा जो अपराध के लिए किए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन आरोपित ही किया जा सकता है। उसके बाद दोहरी क्षति नहीं, मतलब इसमें क्या है, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिल सकती है, एक से अधिक अभियोजित दंडित नहीं किया जाएगा, 2 बार उसको दंडित नहीं किया जाएगा। स्व अभिशंसन नहीं, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कोई अपने से जा कर के सरेंडर करता है तो उसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। देखिए क्या है कि यह एक पूर्व पद प्रभाव कानून है, वह है जो पूर्वव्यापी प्रभाव से दंड अध्यारोपित करता है, अर्थात किए गए कृत्यों पर जो ऐसे कृत्यों दंड को बढ़ाता है। अनुच्छेद 20 के तहत पहले प्रावधान के अंतर्गत इस तरह के क्रियान्वयन पर रोक है। हालांकि इस तरह की सीमाएं केवल आपराधिक कानूनों में ही है, न कि सामान्य सिविल अधिकारी या कानून में है, मतलब टैक्स कानूनों में। दूसरे शब्दों में जन उत्तरदायित्व या एक कर को पूर्वव्यापी रूप से लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस तहत की व्यवस्था अपराध दोष या सजा सुझाए जाने के मौके पर आपराधिक कानूनी पर प्रभावी रहती है। अंततः सुरक्षा व्यवस्था के तहत बचाव के मामले में एक व्यक्ति की सुरक्षा की मांग के आधार पर नहीं की जा सकती। दोहरी क्षति के विरुद्ध सुरक्षा, दोहरी क्षति के विरुद्ध सुरक्षा का मामला सिर्फ एक कानूनी न्यायालय या न्यायिक अधिकरण में उठाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह विभागीय या प्रशासनिक सुनवाई में लागू नहीं हो सकता, चूँकि न्यायिक प्रकृति में के नहीं है। स्व अभिशंसन के संबंध में मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य दोनों को संरक्षण प्राप्त है। हालांकि यह विस्तारित नहीं किया जा सकता। भौतिक विषयों के आवश्यक उत्पादों पर अंगूठे के निशान, हस्ताक्षर, रक्त जांच अनिवार्यता पर किसी इकाई की प्रदर्शनी का अनिवार्यता। इसके अलावा इसका विस्तार केवल आपराधिक सुनवाइयों पर ही हो सकता है जो आपराधिक प्रकृति की न हो। अगला है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 121 है जो यह घोषणा करता है कि यह घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा या अन्यथा नहीं। प्रसिद्ध गोपाल मामले 1950 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को सूक्ष्म व्याख्या की। इसमें व्याख्या की गई कि अनुच्छेद 31 के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। इसका मतलब राज्य प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानूनी आधार पर रोक सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 21 की अभिव्यक्ति विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अमेरिका के संविधान में अभिव्यक्ति विधि की विधिवत प्रक्रिया से भिन्न है। इस तरह कानून की वैधता एवं उसकी व्यवस्था पर
अन्यायपूर्ण आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की शारीरिक एवं निजी स्वतंत्रता से है, लेकिन मेनका मामले 1978 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत गोपालन मामले में अन्य फैसले को पलट दिया। अतः न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सकता है। इसके प्रभाव में अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी क्रिया पर ही उपलब्ध नहीं बल्कि विधानमंडलीय क्रिया के विरुद्ध भी उपलब्ध है। न्यायालय ने प्राण की स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए कहा कि इसके विस्तार का आशय है कि एक व्यक्ति की प्राण स्वतंत्रता में अधिकारों के कई प्रकार हैं। इसमें प्राण का अधिकार को शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया, बल्कि इसमें मानवीय सम्मान और इससे जुड़े अन्य पहलुओं को भी रखा गया। उच्चतम न्यायालय ने मेनका मामले में अपने फैसले को दोबारा स्थापित किया। इसमें अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की शोषण की है, जिसमें देखिए कौन कौन सी है। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा, जीवन रक्षा के अधिकार, निजता का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष से निःशुल्क के मतलब कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, बंधुआ मजदूर करने के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार, सरकारी अस्पतालों के समय पर उचित इलाज का अधिकार, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, महिलाओं के साथ आदर एवं सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, दोष सिद्धि वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा तथा परिवार के संरक्षण का अधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार, बार केटर्स के विरुद्ध अधिकार, जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार, शयन का अधिकार, शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, विद्युत मतलब बिजली का अधिकार, ये सब आता है आपको उसमें। अगला है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के का घोषणा की गई है कि राज्य में 6 से 14 वर्ष तक के कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध कराएगा। इसका निर्धारण राज्य करेगा। इस प्रकार यह व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा एवं मूल अधिकारों के अंतर्गत है, न कि उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में। यह व्यवस्था 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अंतर्गत की गई थी। यह संशोधन देश के सर्व शिक्षा के लक्ष्य एक मील का पत्थर साबित हुआ और सरकार ने यह कदम नागरिकों के अधिकार के मामलों में द्वितीय क्रांति की तरह उठाया। इस संशोधन के पहले संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी। तथापि निदेशक सिद्धांत होने के कारण यह न्यायालय द्वारा जरूरी नहीं ठहराया जा सकता। अब उसमें कानूनी प्रावधान की व्यवस्था है। यह संशोधन अनुच्छेद 45 के निदेशक सिद्धांत को बदलता है। अब इसे पढ़ा जा सकता है। राज्य के सभी बच्चों को 14 वर्ष तक की आयु को पूरी तरह निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। इसमें से एक मूल कर्तव्य 51 के 1 क के तहत जोड़ा गया कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को
शिक्षा प्रदान कराएगा। अनुच्छेद 1993 माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 1993 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वयं जीवन जीने का अधिकार प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार में जोड़ा गया। इसमें व्यवस्था की गई कि भारत के किसी भी बच्चों को 14 वर्ष तक की आयु के निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। इसके उपरांत उसकी शिक्षा का अधिकार आर्थिक क्षमता की सीमा एवं राज्य के विकास का विषय है। इस फैसले में न्यायालय ने अपने पूर्व फैसले 1992 को बदला, जिसमें घोषणा की गई थी कि शिक्षा का अधिकार किसी भी स्तर पर, जिनमें व्यावसायिक शिक्षा जैसे चिकित्सा, इंजीनियरिंग शामिल है। अनुच्छेद 21A के अनुसरण में संसद ने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, जिसको राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 के अधिनियम करके इसको अधिनियमित करके अधिनियम के अंतर्गत व्यवस्था की। 14 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चों को संतोषजनक एवं समुचित गुणवत्ता वाली पूर्वकालिक प्रारंभिक शिक्षा एक ऐसे औपचारिक विद्यालय जिसमें कि अनिवार्य परिपाटियों एवं मानकों का पालन किया जाता हो में प्राप्त करने का अधिकार है। यह विधान इस दृष्टि से अधिनियमित किया गया है कि समानता, सामाजिक न्याय तथा लोकतंत्र के मूल्यों के साथ न्यायपूर्ण एवं मानवीय समाज निर्माण का लक्ष्य सभी को समावेशी प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर प्राप्त किया जा सके। उसके बाद निरोध एवं गिरफ्तारी संरक्षण। अनुच्छेद 22 किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी का निरोध में संरक्षण प्रदान करता है। हिरासत दो तरह की होती है, एक तो दंड विषयक मतलब कठोर एवं निवारक। दंड विषयक एक निवारक होता है। दंड विषयक हिरासत यह व्यक्ति को दंड देती है जिसमें अपराध स्वीकार कर लिया है और अदालत में उसे दोषी ठहराया जा चुका है। निवारक या हिरासत वह है कि जिसमें बिना सुनवाई के अदालत में दोषी ठहराया जाए। इसके उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को पिछले अपराध पर दंडित न कर भविष्य में ऐसे अपराध न करने की चेतावनी देने जैसा है। इस तरह के निवारक हिरासत केवल शक के आधार पर ही एहतियात होती है। अनुच्छेद 22 के दो भाग है। पहला भाग साधारण कानूनी मामलों में संबंधित है, जबकि दूसरा भाग निवारक हिरासत के मामले से संबंधित है। अनुच्छेद 22 का पहला भाग उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया है निम्नलिखित अधिकार उनको उपलब्ध कराता है। एक तो गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार, विधि व्यवसायिक से परामर्श प्रतिरक्षा कराने का अधिकार, दंड अधिकारी मतलब मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे में यात्रा के समय को मिलाकर पेश होने का अधिकार, दंड अधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार। यह सुरक्षा कवच विदेशी व्यक्ति या निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी कि अनुच्छेद 22 के प्रथम भाग गिरफ्तारी और निरोध न्यायालय के आदेश के अंतर्गत गिरफ्तारी, जन अधिकार गिरफ्तारी, आयकर न देने पर गिरफ्तारी एवं विदेशी के पकड़े जाने पर लागू नहीं होता। इसका केवल आपराधिक क्रियाओं या सरकारी अपराध प्रकृति एवं कुछ प्रतिकूल सार्वजनिक हितों पर हो सकता है। अनुच्छेद 22 का दूसरा भाग उस व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें दंड विषयक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। यह सुरक्षा नागरिकों एवं विदेशी नागरिक दोनों के उपलब्ध है। इसमें शामिल है व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण न बताए। बोर्ड में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश होंगे।
निरोध का आधार संबंधी व्यक्ति को बताया जाना चाहिए, हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है। निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करे। अनुच्छेद 22 संसद को भी यह बताने के लिए अधिकृत करता है कि किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन 3 मास से अधिक अवधि के लिए सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना विरोध नहीं किया जाएगा। किसी वर्ग या वर्गों के मामले में कितनी अधिकतम अधिक अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी भी विधि के अधीन विरोध किया जा सकेगा। जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया। अगला बात है कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरोध की अवधि बिना सलाहकार बोर्ड की राय के 3 से 2 माह कर दिया गया। हालांकि यह व्यवस्था अब भी प्रयोग में नहीं आई, जबकि निरोध की मूल अवधि 3 माह की अब भी जारी है। संविधान ने हिरासत मामले में वैधानिक शक्तियों को संसद एवं विधानमंडलों के बीच विभक्त किया है। संसद के पास निवारक निरोध, रक्षा, विदेशी मामलों एवं भारत की सुरक्षा के संबंध में विशेष अधिकार है। संसद एवं विधानमंडल दोनों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य की सुरक्षा मामले आदि पर हिरासत संबंधित कानून बनाने का अधिकार निवारक निरोध कानून, जिन्हें संसद द्वारा बनाया गया है। निवारक निरोध अधिनियम 1950 जो 1969 में समाप्त हो गया, फिर आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 जिसे 78 में जाकर के निरस्त कर दिया गया, विदेशी मुद्रा संरक्षण व्यवसाय निवारण अधिनियम 1974, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नशा 1980, उसके बाद चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदान अधिनियम 1980, आतंकवादी एवं विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम डाटा जिसको बोलते हैं 1985, यह भी 1995 में समाप्त हो गया। व्यापक औषधि मना प्रभावी पदार्थ व्यापार निवारण अधिनियम 1988, आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 जिसको 2004 में समाप्त कर दिया गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व में कोई भी ऐसा लोकतांत्रिक देश नहीं है जहां भारत के समान संविधान के अंतरिम भाग में आंतरिक निरोध एवं निवारण संबंधित कानून की पूरी व्यवस्थाएं हो। अमेरिका में तो है ही नहीं, ब्रिटेन में इन्हें तब दोबारा रखा गया जब प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। भारत में ब्रिटिश शासनकाल के समय यह व्यवस्था थी कि उदाहरण के लिए बंगाल राज्य कैदी विधेयक 1818 एवं भारत की सुरक्षा अधिनियम 1939 में निवारण निरोध की व्यवस्था की गई। शोषण के विरुद्ध अधिकार अब जानेंगे।